नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सोसाइटी समाज क्या है। आज हम जानेंगे समाज के प्रकार। पिछले अध्याय में हमने समाज की विशेषताएं इसके बारे में जाना था। समाज के प्रकार, जैसे से हम सब जानते हैं कि मानव इतिहास के प्रारंभ से ही मानव समाज अस्तित्व में है। इन समाजों को अपने जीवन निर्वाह हेतु खाद्य संसाधनों व प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में उपयोग किए जाने वाली तकनीकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समय के साथ ही समाजों की संरचना तथा संस्कृति अधिक जटिल होती गई। इसे सामाजिक सांस्कृतिक क्रम विकास के रूप में वर्णित किया गया। कुछ समाज अन्य समाजों की तुलना में तीव्र गति से विकसित हुए और कुछ धीमी गति से विकसित हुए। जो समाज तीव्र गति से विकसित हुए वह समाज विकास के किसी बिंदु पर आकर अटक गए। कुछ समाज विघटित होकर के लुप्त हो गए। अतः समाजों को उनकी निर्वहन हेतु प्रयुक्त विभिन्न रणनीतियों के आधार पर, निर्भरता के आधार पर हम कई भागों में बांट सकते हैं। समाजशास्त्रियों ने इन्हें 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि शिकार या संग्रहण करने वाले समाज, इनकी जो प्रारंभिक समाज था वह कैसा था? शिकार या भोजन संग्रहण करने वाला, हंटिंग गैदरिंग वाला समाज था। उसके बाद में जो समाज आया वह उद्यानिकी या चारागाही वाला समाज था, यानी कि शिकार से आगे बढ़कर के वो उद्यान करने लगे, चारावाह पशुओं को पालने लगे। और उसके बाद में आता है कृषि समाज, एग्रीकल्चर समाज। उसके बाद में औद्योगिक समाज, और उसके बाद के जो समाज है वो उत्तर औद्योगिक समाज। अब हम इन सभी समाजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। शिकार एवं संग्रहण करने वाला समाज, 12,000 या इससे पूर्व जो समाज अस्तित्व में था वह समाज जंगली जानवरों का शिकार करता था, कंदमूल फल आदि का संग्रहण करता था, उसी के आधार पर अपना जीवन निर्वहन करता था। हेवेल्ट ने कहा कि आज इस प्रकार के कुछ ही समाज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या मलेशिया में अस्तित्व में हैं। इस प्रकार के समाजों में लोग 40 से 50 के समूहों में एक दूसरे से कुछ अंतर पर रहते हैं। ये जानवर या वनस्पति की खोज में ये लोग एक घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। एक स्थान पर जानवर या वनस्पति की समाप्ति पर ये दूसरे स्थान पर भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। ये समाज बंधुत्व पर आधारित थे। परिवार अपने सदस्यों की रक्षा करते थे तथा अपने बच्चों को आवश्यक कौशल भी सिखाते थे। शिकार के, भोजन संग्रहण के कौशल ये सदस्य अपने बच्चों को सिखाते थे। उन समाजों में न तो कार्यों की विशेषज्ञता थी और न किसी प्रकार के श्रम का विभाजन था। सभी परिवार के सदस्य मिलकर के, सभी कुनबे के सदस्य मिलकर के भोजन की तलाश करते थे और भोजन मिलने पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर उसका उपयोग करते थे। तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी श्रम का विभाजन नहीं था, किसी में भी किसी भी प्रकार की कोई विशेषज्ञता नहीं थी। सभी लोग एक दूसरे पर अंतर्निर्भर थे। सभी वनस्पति एकत्र करने का कार्य महिलाओं को सौंपा जाता था और पुरुष शिकार का कार्य करते थे। महिलाओं का इस प्रकार पुरुषों की तुलना में सामाजिक महत्व था। उस समय औपचारिक रूप से किसी के को नेतृत्व ही दिया जाता था। वहाँ उन कुनबे के आध्यात्मिक मुखियाओं को कुछ सम्मान प्राप्त था, किंतु वे भी शिकार पर जाना, उन्हें भी शिकार करना पड़ता था। लोगों में आपसी संबंध समता पर आधारित थे। इनके हथियार थे तीर, कमान, भाले, पत्थर आदि सभी इनके हथियार थे। इन हथियारों का उपयोग करके ये जानवरों को मारने हेतु क्या करते थे? न युद्ध करने हेतु करते थे। ये लोग दुर्घटनाओं और बीमारी के अक्सर शिकार हो जाते थे। अतः ये आपस में सहयोग व मिल बांट कर वस्तुओं का प्रयोग करते थे। लोगों का जीवन काल बहुत कम समय का होता था, क्योंकि और ये लोगों जो थे वो आदिम थे और इन पर देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, किंतु ये प्रेत आत्माओं में विश्वास रखते थे। दूसरी प्रकार का जो समाज आता है वह है उद्यानिकी या चारावाही समाज, यानी कि हॉर्टिकल्चर एंड पोस्टल सोसाइटीज। इन समाजों में लोग हाथ के औजारों से खेती करते थे, शिकार और संग्रहण पर भी निर्भर रहते थे।
यानी कि ये लोग खेती को शिकार और संग्रहण के साथ मिलकर किया करते थे। कुछ लोग उद्यानिकी के जानवरों जैसे बकरी, भेड़ आदि को पालने में लगे और उनका भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करने लगे। शिकार के माध्यम से प्राप्त भोजन का संचय करना संभव नहीं था, इसलिए इन जानवरों को पालने के अतिरिक्त उनका अतिरिक्त पशुधन संचय करना संभव था, क्योंकि शिकार जिस पशु का शिकार करके लाते थे उसके द्वारा जो भोजन एकत्रित होता था उसको वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। इसलिए फिर आगे जो समाज आया तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन जानवरों को पाल लेते हैं, तो वो उनको पालने लगे और पालने के दौरान उनको जब भोजन की आवश्यकता हुई उसी दौरान उन्होंने उन पशुओं को भोजन के रूप में उपयोग लाया। साथ में इनसे उन्हें दूध भी प्राप्त होने लगा और उस दूध को भी वो उन्होंने भोजन के रूप में काम में लेने लगे। बकरी, भेड़, इनके द्वारा इनको मांस, दूध आदि सभी चीज़ें मिलने लगी। दूसरा, इस पशुधन को बेचकर वे संपत्ति भी अर्जित करने लगे और संपत्ति अर्जित करने के कारण उनके पास सत्ता भी आने लगी। इस प्रकार कुछ लोग शक्तिशाली हो गए, कुनबों में मुखिया का उदय होने लगा। ये जो एक जंगली जीवन जीते थे उसके कारण अन्य लोगों में इनके संपर्क बढ़े और इस प्रकार आसानी से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकने वाली वस्तुओं जैसे तंबू है, जानवर है, सरल आकार के बर्तन है आदि का इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। किसी स्थान पर चराने के अधिकार को लेकर कभी कभी इनमें संघर्ष भी हो जाते थे और इस प्रकार की लड़ाइयों या युद्धों में बंधक बनाए जाते थे और बंधकों को अपने गुलाम के रूप में उपयोग किया जाता था। ये लोग कुछ देवताओं में भी विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि जो उनकी पूजा करता है वह ईश्वर उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार इनमें धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती रही। आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास प्रारंभ हो गया। सामाजिक संरचना व संस्कृति इनकी अधिक जटिल हो गई। अधिक विकसित उद्यानिकी वाले समाजों में आर्थिक व राजनीतिक संस्थाएं अधिक उन्नत अवस्था में विकसित हुई, क्योंकि ये अन्य कुनबों पर विजय या व्यापार के कारण उनके अधिक गांवों के साथ संबंध स्थापित हो गए। फिर आता है कृषि समाज, एग्रीकल्चर सोसाइटीज। जिन लोगों ने कृषि कार्य प्रारंभ किया वे एक स्थान पर आकर बस गए और स्थिर जीवन को व्यतीत करने लगे। कृषि में अधिक उत्पादन के साथ उनमें विशेषज्ञता का भी इनमें विशेषज्ञता का भी उदय होने लगा। इन समाजों में वस्तु विनिमय पद्धति प्राय समाप्त होने लगी और विनिमय को अधिक सुलभ बनाने हेतु इनमें मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर जो कृषि करने लगे उससे जो अनाज उत्पन्न हुआ उस अनाज को बेचने से उन्हें मुद्रा मिलने लगी और मुद्रा के प्रादुर्भाव से न केवल विनिमय सुलभ हुआ बल्कि इनमें आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी शहरों का धीरे धीरे विकास होने लगा। इन कृषक समाजों में सामाजिक विषमताओं ने भी जन्म लिया। भूमिहीन श्रमिकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। पुरुषों ने महिलाओं पर अपना प्रभुत्व जमाना प्रारंभ कर दिया। जो संभ्रांत व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आ गई। राजनीतिक संस्थाएं अधिक जटिल होती गई। वंशानुगत राजतंत्र तथा सामंतवाद का उदय होने लगा। कुछ कृषि समाज सतत युद्ध में लगे रहने लगे और जिससे धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। कृषि के विकास से शहरों का विकास हुआ तो आवागमन और संचार के साधनों का भी विकास हुआ। विभिन्न समाजों में एक दूसरे समाजों के साथ संबंध स्थापित होने लगे और इन समाजों की संरचना और संस्कृति धीरे धीरे जटिल होने लगी। जनसंख्या का भी घनत्व बढ़ने लगा। इसके साथ साथ समाजों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी।